आज हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग जनरल मैथ का सेट 3 करने वाले हैं, जो कि आपके लिए सारे एग्जाम के लिए, कोई रेलवे का एग्जाम होने वाला है, बैंकिंग का एग्जाम होने वाला है, जिसमें भी जनरल मैथ पूछा जाता है वो सब के लिए ये बेनिफिशियल है। इसलिए अभी सेट 2 को सेट बता चुके हैं, सेट 1 और सेट 2। इसमें क्या है कि आप लोग क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, जिसके साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जाता है। तो अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यहाँ पे बात यह है कि जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। अब इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, एक बार सभी को अपना क्वेश्चन पढ़ ले। तो ए का वजन बी के वजन से 25% कम या अधिक दे, या हो सकता है 25% है, या कभी कम दे देता है, कभी अधिक भी दे देता है, या सिंपल लिख देता है 25% है, 30% है। तो हम क्या करते हैं, इसको रेशियो में बदल लेते हैं, इसको अनुपात में चेंज कर लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे अगर सही ढंग से ध्यान रहेगा तो बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। हम ए और बी का सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। सबसे पहला काम यही हम लोग करेंगे कि ए और बी के अनुपात निकालेंगे। अब परसेंटेज का बात होता है तो परसेंटेज कितना पर बात होता है, तो परसेंटेज का मतलब होता है पूरा कितना होता है, 100। अब यहाँ बात कर रहे हैं ए का वजन बी के वजन का 25% है, तो बी के वजन का 25% है, मतलब बी का वजन जितना है उसका 25% कौन है, ए है। उसका 25% कौन है, ए है। इसका मतलब ये है कि जो बी होगा वो क्या होगा, 100 होगा। इसका मतलब यही है ना, जो यहाँ पर ए का वजन बी के वजन का 25% है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो कौन 100 होगा अनुपात में, तो यहाँ पर अगर ऐसे नॉर्मल लिखा जाए, इसका मतलब क्या है, ए बी का 25%, 25 का मतलब क्या आता है, 100। अगर हम यहाँ पर बी को इधर लेके आते हैं, ए बटे क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो ए बटे बी हो जाएगा, तो बी को 100 लेना पड़ेगा और ए को कितना लेना पड़ेगा, 25 लेना पड़ेगा। तो हम बी का 25% बोला है, मतलब बी को हम क्या मानेंगे, 100। तो ए कितना होगा, 25 होगा। तो ए कितना होगा, 25 होगा। अगर सिंपल सरल अनुपात में बदलते हैं तो 25 से 100 कट जाएगा 4 मरतबे, ये कितना हो जाएगा, 1:4 निकल के आएगा, ए अनुपात बी का मान। उसके बाद बोला है सी का वजन का क्या होगा, 40% होगा। मतलब ए का ही तुलना किसके साथ हो रहा है, ए का ही तुलना सी के साथ भी हो रहा है। ए का तुलना बी के साथ हुआ और ए का तुलना ही किसके साथ हो रहा है, सी के साथ हो रहा है। अब यहाँ पर सी के वजन का बताया जा रहा है 40%, ए क्या है, सी के 40%, मतलब सी कितना मानेंगे, 100% में, और ये 40% बोला तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसको अगर कैंसल आउट करेंगे, अनुपात में तो काट सकते हैं, सरल अनुपात बनाने के लिए, सिंपल अनुपात बनाने के लिए, तो ये 5 हो जाएगा। तो क्या अनुपात निकल के आएगा, 2:5 निकल के आए, तो ए अनुपात सी निकल के आए। अब पूछा क्या है, उस पर थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं। पूछा ये है कि सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर होगा, कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर होगा। मतलब बी को क्या लेना है, सी के वजन सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर हो, मतलब सी का प्रतिशत निकालना है। सी का प्रतिशत निकालना है, मतलब सी कितना होगा, सी 100% मानना होगा, और बी का कितना के बराबर होगा वो पूछा जा रहा है। मतलब कहने का मतलब पूछ रहा है कि सी का मतलब गुना होता है कितना प्रतिशत क्या होगा, बी होगा। मतलब अगर अनुपात देखना चाहते हैं तो हमको ये चीज पता होना चाहिए कि सी मतलब सी का कितना था, सी हम लोग टोटल में जाएंगे तो सी का कितना, तो ये बी के प्रतिशत के बराबर पूछा जा रहा है। ठीक, तो यही हमको ज्ञात करना है कि ये कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, तो हमको निकालना है जो बी है वो सी का कितना प्रतिशत होगा, सी का कितना प्रतिशत होगा। तो सी को हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, तभी जाके ये बी निकलेगा। तो उसके पहले हमको अनुपात बी और सी में संबंध चाहिए। हमको अनुपात किस में पता है, तो ए बी और ए सी में पता है हमको, बी और किस में,
सी में चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक का अनुपात, यहाँ पर ए का अनुपात दोनों में एक कॉमन दिख रहा है ना, दोनों का में ए का मान बराबर करेंगे। अब इसमें यहाँ पर 2 है और इसमें यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। किसमें, इसमें। तो इसमें पूरा अनुपात में 2 से गुणा होगा, तो इसका एक और अनुपात लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 अनुपात 8 हो जाएगा। अब इस केस में अब यहाँ पर b का मान कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, c का मान कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। b का मान 8 है और c का मान कितना है, 5 है। तो हमको क्या चाहिए, c का मतलब जिसका c का निकालना है, c के वजन का कितना प्रतिशत है, जिसका निकालना रहता है और वो b के बराबर करना है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमको जिसका निकालना है उसको नीचे में रखना है। कितना, तो कितना हो रहा था, फिर से एक बार देख लेते हैं, कौन था, C। तो C 5 है और B कितना है, 8 है। तो 5 को हम लोग नीचे लिखेंगे और ये 5 को हम लोग नीचे लिखेंगे और ये कितना है, 8 है। तो 8 को हम लोग B का प्रतिशत निकालना है, तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमको ये पता चल चुका है अनुपात में कि B का मान 8 है और C का मान कितना है, 5 है। हमको निकालना है कितना प्रतिशत, C का कितना प्रतिशत बोला है, तो जिसका बोलेगा C का कितना प्रतिशत उसको नीचे रखना है और किसके बराबर करना है, तो B के बराबर करना है, तो उसको ऊपर रखना है और गुने क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो 5 से ये कट जाएगा 2 मरतबे, तो कितना आ जाएगा, 8 गुना के 16, मतलब 160% निकल के आएगा इसका आंसर। तो ये कितना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये कितना प्रतिशत होगा, C का 160% होगा। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पे गौर करना है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पर अगर गौर करेंगे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक तांबे के गोले के व्यास, एक तांबे के एक गोले का व्यास दिया हुआ है, एक तांबा का गोला है, ठीक है, तांबे का बना हुआ है, उसका व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कैसा आकृति है, गोलाकार है। जब भी पिघलाकर जब दूसरा चीजें बनाया जाता है तो उसका क्या चीज बराबर होता है, तो उसका आयतन बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, जब एक चीज को पिघलाकर दूसरा आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उसका आयतन बराबर होता है। अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा में क्या आ रहा है, गोला, तो गोले का आयतन क्या होता है, तो इस बात को, गोलाकार आकृति कैसा होता है, ऐसा होता है बॉल के आकृति के जैसा, उसी को हम लोग गोला बोलते हैं। तो गोले का अगर आयतन का बात करेंगे, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसको बोलते हैं, तो 4/3 πr³ होता है। बात करते हैं अगर क्या चीज बनाया जा रहा है, तो एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार को खींचकर इसको एक तार बनाया जा रहा है। अब इस बात को ध्यान में रखना है, जब भी तार का बात करेगा तो तार का आकृति जो माना जाता है वो क्या होता है, तार का आकृति बेलन के आकार का होता है। इसीलिए यहाँ पर बेलन का क्या होगा, बेलन के आयतन होगा। बेलन का आयतन से बेलन का आकृति का तार होता है, इसलिए बेलन का आयतन कितना हो जाए, बेलन हम सिलेंडर को कहते हैं, इसका आयतन होता है πr² × h। अब यहाँ पर जो h होगा इस तार की लंबाई होगा। ऐसा तो बेलन ऐसे बनता है तो इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, बेलन ऐसे बनते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। लेकिन यहाँ तार के क्या होगा, लंबाई होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में एक और चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, जो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होते हैं, आधे होते हैं, व्यास के आधे होते हैं। तो ये दोनों का आयतन हमको क्या करना है, बराबर करना है, दोनों का आयतन बराबर करना है। और दोनों का त्रिज्या सेम है नहीं, इसलिए अलग अलग आर का प्रयोग कर सकते हैं। तो गोले के लिए कैपिटल आर का प्रयोग कर लेते हैं, बेलन के लिए स्मॉल आर का प्रयोग करते हैं। तो दोनों का आयतन यहाँ से बराबर कर लिए। अब यहाँ से ऑब्वियस है कि पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब सब का मान जब रखेंगे तो 4/3 आर का मान यहाँ पे रखते हैं, तो आर का क्यू करना है। तो व्यास अगर 6 है गोले का, तो त्रिज्या का बात करेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3। मतलब 3 का क्यू करना है, मतलब 3 को 3 बार गुना करना है, इसी का मतलब यही होता है ना। और आर, तो अगर बात करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है त्रिज्या ही निकालना है तार के, क्या करना है, त्रिज्या ही ज्ञात करना है। तो यहाँ से आर का ही मान ज्ञात करना है और एच लंबाई दिया हुआ है तार का, वही ऊंचाई होता है, ऊंचाई के बराबर लंबाई होता है। जब हम लोग तार कहते हैं तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा।
एक 3 से यहाँ पर एक 3 कट जाएगा। हमको पता है कि इधर 3 3 के 9 और 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इधर भी 36 ही आ रहा है, तो ये पूरा इसको 36 को एक बार में क्या कर देगा, काटे देगा। तो आर स्क्वायर का मान जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 का। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √1, और 1 का रूट कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए नहीं लिए, इसलिए कि यहाँ पर आगे ये आर का त्रिज्या होता है, त्रिज्या हमेशा लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए 1 आ गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पष्ट करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और उनके केंद्रकों के बीच की दूरी भी दिया हुआ 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों के त्रिज्याएं ज्ञात करना, तो वृत्तों के त्रिज्याएं बताना है क्रमशः कितना कितना होगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो दो वृत्त है, दो वृत्त अगर बनाना है तो ऐसे दो वृत्त बनाना है जो आंतरिक रूप से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। एक अंदर में एक और वृत्त बनाना है जो कि अंदर में स्पर्श कर रहा है। अब स्पर्श का मतलब क्या होता है कि स्पर्श का मतलब होता है उससे सिर्फ टच हो रहा है। अगर मान लो कि ये दूसरा वृत्त है जो स्पर्श कर रहा है और यहाँ से टच कर रहा है, मतलब इस पर एक ही स्पर्श रेखा ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक। तो इस पर एक ही स्पर्श रेखा ड्रॉ किया जा सकता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्पर्श कर रहा है। तो ये अंदर की ओर से स्पर्श कर, तो जब भी दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता है, थोड़ा सा डायग्राम को और क्लियर बना देते हैं जिससे समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम एक वृत्त ड्रॉ करेंगे, ठीक। सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। ये एक वृत्त है, ठीक है। अब एक दूसरा वृत्त ड्रॉ करते हैं, जो दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करना चाहिए। एक दूसरा वृत्त ड्रॉ करेंगे, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये दो वृत्त आप लोग को दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। जब दो वृत्त ड्रॉ किए हैं तो पहला वाला का केंद्रक यहाँ पे दिख रहा होगा। जब एक दूसरे को वृत्त स्पर्श करती है ना, जब भी एक दूसरे का वृत्त स्पर्श करती है तो दोनों का केंद्रक जो होगा एक ही लाइन पे आएगा। दोनों का केंद्रक क्या होगा, एक ही लाइन पे आएगा। अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों का केंद्रक क्या होगा, एक ही लाइन पे आएगा, ठीक है। दोनों का जो केंद्रक होगा वो एक ही लाइन पे आएगा, इस बात को ध्यान देना है। तो ये दोनों का केंद्रक जो होगा एक ही लाइन पे आएगा। अब बताया जा रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के केंद्रकों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 6 है। तो अगर हम ये मानते हैं, चलिए जो 12 वाला वृत्त है उसका जो त्रिज्या होगा, मतलब कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो मान लेते हैं कैपिटल आर है। जो इसका त्रिज्या है उस त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेते हैं, और दोनों का केंद्र का बीच की दूरी यही है ना। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है। अब देखो ये कैपिटल आर में से अगर स्मॉल आर को घटा देते हैं तो यही दोनों केंद्र के बीच की दूरी होगा। मतलब ये होगा कैपिटल आर में से अगर स्मॉल आर घटाते हैं तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो ये यही केंद्र के बीच की दूरी को दर्शाएगा। ऐसा कब होगा, जब एक वृत्त दूसरे वृत्त को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ये अंदर की तरफ से बोला है, बाहर की तरफ से करता तो इधर से हम वृत्त दिखाते हैं, ठीक है। तो ये एक समीकरण आ गया। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं अगला समीकरण कैसे आएगा। तो ये एक समीकरण यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। अगला समीकरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ कि दोनों का क्षेत्रफलों का योग जो है वो दिया हुआ है। तो पहला का क्षेत्रफल, पहला 12 वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल का बात करेंगे तो उसका कैपिटल आर त्रिज्या माने है तो पाई आर स्क्वायर होगा। दूसरा छोटा है तो उसका पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर ये दोनों का योगफल कितना दिया है, 16 पाई दिया हुआ है। पाई तो कॉमन हो गया, पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 116।
अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसको ऑप्शन से बनाएंगे। अब ऑप्शन में देख सकते हैं दोनों का त्रिज्याओं का अंतर जो है 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये 6 है, यहाँ पर भी अंतर कितना है 6 है, यहाँ पर भी अंतर कितना है 6 है। तीनों ऑप्शन में अंतर क्या है 6 ही है। अब देख लेते हैं किसका दोनों का स्क्वायर 116 के बराबर आएगा। अब देखो ये 16 का स्क्वायर ही 256 होता है और ये 10 का स्क्वायर तो और 100 हो जाएगा, तो ये कभी भी 116 आएगा नहीं आएगा। ये 100 होता है और ये 4 चौका 16 होगा, तो 100 + 16 कितना है 116 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 12 का 144 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह का क्वेश्चन अभी भी आए तो इक्वेशन सॉल्व करना नहीं बैठ जाएंगे, अगर इक्वेशन सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। उसमें हम लोग ऑप्शन का सहायता लेंगे और जल्दी से जल्दी आंसर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है उसको सभी को अच्छे से पढ़ना है और बात किया जा रहा है यहाँ पर क्या चीज़ के बारे में, अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो ट्रेन के बारे में चर्चा किया जा रहा है। 2 टाइप का ट्रेन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक तेज ट्रेन कितना किलोमीटर की यात्रा करता है, तो 600 किलोमीटर की यात्रा करता है। एक धीमी ट्रेन जो है वो 3 घंटे समय कम लेती है। एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए जो वाला धीमी ट्रेन है, मतलब यात्रा 600 किलोमीटर का ही करना है, लेकिन जो धीमी ट्रेन है उससे वो क्या कर रहा है 3 घंटा कम समय ले रहा है, उससे वो 3 घंटा कम समय ले रहा है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति मिनट पर किलोमीटर पर आवर कम है, तो दोनों ट्रेनों की क्या करना है गति ज्ञात करना है। तो दोनों ट्रेन का गति ज्ञात करना है। सबसे पहले अगर हम लोग समय का अंतर दिया हुआ है और समय का बात करते हैं, अगर हम लोग समय का बात करते हैं, समय का जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, कितना होता है दूरी बटे चाल होता है। समय का फार्मूला दूरी बटे चाल होता है। अब पहले और दोनों का जो समय लग रहा है उसके अंतर कितना घंटा दे रहा है, इसका मतलब समय किसका ज़्यादा लग रहा है, तो जिसका ज़्यादा समय लगेगा उसमें से कम समय लगने वाला को घटा देंगे, तो वही उसका अंतर कितना हो जाएगा 3 घंटे का आना चाहिए। तो ज़्यादा समय लगाने वाला उसका चाल ऑब्वियस है कि क्या होगा कम होगा। ज़्यादा समय कौन लगाएगा, जो कम चाल से चलेगा। इसका मतलब ये है कि मान लो कि जो कम से चलने वाला है, तो सबसे पहले दूरी तो दोनों समान ही तय कर रहा है। ये भी 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, वो भी 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इस बात को ध्यान देना है। तो 600 बटे दूरी हो गया, चाल का बात करते हैं तो बोल रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर कम चाल से चल रहा है धीमी वाला। अगर मान ले तेज चलने वाला ट्रेन, मान लेते हैं कि माना कि जो तेज चलने वाला ट्रेन है, ज़्यादा नहीं लिख रहे, तेज चलने वाला ट्रेन है उसका जो चाल जो है वो कितना है x किलोमीटर पर आवर है। कितना है x किलोमीटर पर आवर है। तो अगर तेज चलने वाला का x है तो धीमे चलने वाला का उससे क्या है 10 वो कम है। कितना है, तो उसका चाल कितना हो जाएगा, धीमा वाला का x - 10 हो जाएगा। तो अगर इसका हम चाल से भाग कर देते हैं तो यही इसका समय हो जाएगा किसका, धीमा चलने वाला का। और ये धीमा चलने वाला जो समय ले रहा है और जो तेज चलने वाला समय ले रहा है उसका समय कैसे निकलेगा, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा इसका। तो ये समय, तो ये हो गया तेज चलने वाला का समय, ये हो गया धीमा चलने वाला का समय, और दोनों का समय का अंतर कितने का है 3 का है, तो 3 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, अब इसको ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे। ऑप्शन से बहुत आसानी से बन जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर पहले क्या कर सकते हैं कि ये 600 को कॉमन करके क्या कर ले, हम 3 को 3 से काट दें या इतना पर भी छोड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है 50 और 40। पहले तो दोनों का चाल ही पूछा है, दोनों का चाल का अंतर कितना है, तो दोनों का चाल का अंतर देखेंगे तो 10 का, तो सब में 10 का ही अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर चाल का अंतर 10 है तो अगर यहाँ पर 50, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ x का मान x किसको मान है, तेज चलने वाला, तेज वाला कितना x का मान, ये अधिक वाला जो होगा वो x का मान होगा। तो यहाँ पर अगर 50 रखते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 40 होगा, यहाँ पर 50 रखते हैं तो यहाँ पे 40 होगा। तो रख के चेक कर लेते हैं रफली। अगर ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो यहाँ पर 600 बटे कितना होगा 40 होगा, यहाँ पर 600 बटे कितना होगा 50 होगा। और कैंसल आउट करेंगे तो ये 12 मरतबे कटेगा और इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये 15 चौका 60 होता है
और 15 में से 12 घटेगा कितना, 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सही जा रहा है और यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, और दूसरा लेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे चेक करने के लिए और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चलिए, अगर 30 और 20 रखते हैं तो यहाँ पे तो कम है, तो यहाँ पर कौन कम वाला रहेगा 20, और यहाँ पे कौन होगा 30। तो इसको काटेंगे, ये कितना आएगा 20 मरतबे, और ये इसको काटेंगे तो ये 30 मरतबे। 20 में 30 घटाएंगे तो 3 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। 40 वाला भी चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शन में नहीं आएगा सही, ये भी गलत ही आएगा। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y का मान दिया है, 1/y प्लस 1/z, मतलब एक अल्टरनेट में दे दिया है तीनों का। अगर ये तीनों को समीकरण 1 2 मानकर 3 मानकर जोड़ दे, बोला है कि संतुष्ट करने के लिए x का मान ज्ञात करें। तो देखो, ऐसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, इसको समीकरण 1 कर देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं। इसको समीकरण 2 कर देते हैं, इसको समीकरण 3 कर देते हैं। अगर तीनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3। जब समीकरणों को जोड़ा जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है वो सबको एक साथ जोड़ा जाता है, मतलब ये इसके साथ जोड़ेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो दिख रहा है कि 1/x बार भी 2 बार भी आएगा, 1/y भी जो 2 बार आएगा, 1/z भी 2 बार आएगा। तो सब में 2 आएगा तो 2 बार जुड़ेगा, तो 1/x प्लस 1/x कितना होगा, 2/x, ये 2/y हो जाएगा प्लस 2/z हो जाएगा। बराबर में कितना आएगा, इधर 8 12, अब ये जुड़ेगा 8 12 और 10, तो 8 12 20 है, 20 है 10 30 हो जाएगा। 2 कॉमन करके कैंसल आउट कर देते हैं, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z होगा, बराबर में 30। ये 2 से कट जाएगा, कितना मरतबे, 15 मरतबे। इसका मतलब ये है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। इसको समीकरण 4 कर लेते हैं। अब देखो, हमको किसका मान निकालना है, थोड़ा सा ध्यान दे, x का मान निकालना है। तो अगर यहाँ से हम समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटा दें, क्यों, इसमें y और z है और इसमें भी y और z वाला पद है, ये कट जाएगा घटाने से, तो सिर्फ x वाला पद बचेगा, तो उसका मान आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, समीकरण क्या करेंगे, 4 में से क्या करना है, 2 को घटा देना है, किसको, 2 को। अब देख सकते हैं घटाएंगे जब भी, तो 1/y प्लस 1/z, ये दोनों माइनस में आएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1/x बचेगा। इधर 15 में से क्या घटेगा, तो 15 में से 12 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 1/x बराबर कितना हो गया, 3। और दोनों तक पलटेंगे तो x का मान निकलेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात किया जा रहा है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है कि एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। अब देखो, 5 वर्षों में साधारण ब्याज से कितना वर्ष की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर 5 वर्षों में कितना ये बढ़ के हो जा रहा है, 50% की वृद्धि हो जा रही है 5 वर्षों में, तो पहले जितना था। अब सबसे पहले हमको ये चीजें पता होना चाहिए, इसमें क्या पता होना चाहिए, तो हमको दर पता होना चाहिए कि दर कितना होगा। हमको दर पता होना चाहिए कि दर कितना होगा, और उसी दर पर हम लोग क्या करेंगे, तो इस धनराशि का इसी दर से, जो इसका दर आएगा उसी दर से क्या करना है, तब 12,000 का 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा वो बताना है। तो सबसे पहले हमको दर पता होना चाहिए कि दर कितना होगा। तो ये 50% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ए और पी का रेशियो देखेंगे, तो पी को हम लोग, पी क्या होता है, मूल्यधन होता है, तो पी को हम लोग 100 मान के चलेंगे। अगर 5 सालों में 50% की वृद्धि होता है, ये कितना हो जाएगा, तो ए और पी
तो ये ए का मान 150 हो जाएगा। इसलिए कि अगर 100 में 50% की वृद्धि करिएगा, 100 प्लस 50, 100 पर 50% की वृद्धि होता है तो कितना होगा, 150 हो जाएगा। तो ये रेशियो देखने को मिलेगा। तो ये कट जाएगा और ए अनुपात जो पी का मान आएगा वो कितना आएगा, ये 3:2 हो जाएगा। तो ए और पी का अनुपात इतना है। अब चाहेंगे तो यहाँ से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं कि ए और पी इतना है, तो ये 2 से 3 हो गया है, मतलब ये 2 से 3 हो गया, मतलब ब्याज कितना होगा, तो ब्याज एक ही होगा ना, मतलब एक ही बढ़ रहा है ना। ब्याज कितना पी पर, पी कितना है 2 पर, इसका प्रतिशत निकालते थे कितना प्रतिशत आएगा। तो ये जो प्रतिशत आया है कितना साल का, तब 5 साल का ये प्रतिशत आया। हमको 1 साल का चाहिए, तो 1 साल का कितना प्रतिशत होगा, 10%, तभी जाके 5 साल का 50% पूरा जाएगा, मतलब 1 साल का 10% होगा। इसलिए 5 साल का कितना आ रहा है, 50% आ रहा है। प्रतिशत कैसे निकाले, फिर से एक बार ध्यान दें। प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है कि जो ब्याज होता है जो बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है, 1 से, तो 1 हो गया ब्याज, किस पर पड़ रहा है, मूलधन पर पड़ रहा था। मूलधन कितना है, 2 है, यही ना पी का रेशियो है 2। अब उन्हें क्या करना है 100। तो ये जो कट के आ रहा है 50% आ रहा है। 50% जो आ रहा है कितने साल का, तो ये 5 साल का आ रहा है। और 5 साल का अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 साल का अगर निकालना है तो 5 से भाग कर दे, तो 1 साल में कितना प्रतिशत के दर हो जाए, तो इसलिए साल पर सालाना पर ही निकालते हैं। तो दर का बात करेंगे तो दर कितना हो जाए, 10% हो जा रहा है। जब दर पता चल गया तो 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कितना होगा, 3 साल में ये दर कितना हो जाएगा। तो देखो साधारण ब्याज होता है तो डायरेक्ट जुड़ते जाता है, 10 प्लस 10% जितना होगा 5 साल का तब 50 हो जाएगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो सक्सेसिव लगता है, मतलब सक्सेसिव जुड़ता है, मतलब अगर 2 साल के लिए निकालेंगे तो पहले क्या करते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100, इसको सक्सेसिव बोलते हैं। ये 2 साल का निकलेगा और 3 साल का निकालने के लिए इसमें फिर से 10 और क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो पहले इसको काट के कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ये कितना आएगा 21%। अगर 2 साल पे बोलता है तो 2 साल के लिए प्रतिशत कितना लगता है, 21%। लेकिन 3 साल का बोला है, इसमें 10% और जोड़ना पड़ेगा, तो 21 प्लस 10, 21 गुने क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2.1 आएगा, तो 21 और 10 31 हो गया, और 31 में 2.1 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 33.1% हो जाएगा। इसी प्रतिशत पर हमको क्या करना है, तो हमको इतना ही पर क्या करना है, इतना पैसा पर हमको निकालना है, इतना प्रतिशत का कितना ब्याज होगा। तो हमको इतना प्रतिशत लग रहा है इस पर, तो कितना ब्याज होगा, 33.1%। प्रतिशत का मतलब होता है 100। ये 2 जीरो कट गया, और जो दशमलव हटाएंगे तो 1 दशमलव के नीचे 1 जीरो गुना में 1 10 और बढ़ जाएगा, और ये 10 जो बढ़ेगा तो 1 जीरो से फिर 1 और जीरो कट जाएगा। और 12 में जब इससे हम गुना करेंगे, 12 में जब इससे गुना करेंगे तो 12 एकम 1 को 2, 12 के 2 हाथ में 1 बचेगा ना, 12 36 और 36 1 37 के 7 हाथ में 3 बचेगा, 12 36 36 3 39। तो यही हम लोग का ब्याज हो जाएगा। तो प्रतिशत निकालना, अगर मूलधन पता है तो इतना ब्याज पर हम लोग कितना, इतना दर पे जो ब्याज होगा 3,972 रुपये निकल के आएगा। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए था करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। तो एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी कितना है, 37.1/2% छात्राएं मतलब गर्ल्स, और छात्रों का 75% तथा छात्राओं का इतना प्रतिशत सफल हुए थे। अब देखो परीक्षा में जो भाग लिया है, ठीक है, तो परीक्षा में अगर एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी इतना प्रतिशत ही भाग लिया है, 37.1/2%। अब ये कितना में से, तो हम मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट जो है कितना है, 100 है। 100 में से अगर इतना प्रतिशत भाग लिया गया है, कितना, 37.1/2, तो अगर हम लोग इतना सिर्फ गर्ल्स भाग लिए, कौन, हम यहाँ जी से दिखा देते हैं, गर्ल्स भाग लिए, 100 में से इतना प्रतिशत तो ही वैल्यू हो जाता है, तो 37.1/2 होगा। अगर गर्ल्स 37.1/2 है तो 100 में से इसको घटा दो तो बॉयज का मान हो जाएगा। तो बॉयज कितना प्रतिशत भाग लिए है, ये 62.1/2 आएगा। इसी को दोनों को जोड़कर कितना फिर से 100 हो जाएगा। तो ये बॉय इतना बजेगा गर्ल्स का अगर इतना प्रतिशत दिया है। तो अब बताया जा रहा है कि छात्रों का 75%
सफल हुए, छात्र जो है, लड़के जो है, मतलब इसका इसका कितना प्रतिशत, 75%, इसका 75% सफल हुए। सफल अगर निकालते हैं तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या, एक बार देख लेते हैं। असफल छात्रों की संख्या पूछा है, असफल छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या नहीं पूछा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर 75% सफल हुआ तो असफल कितना होगा, 25%, मतलब इसका 25% क्या होगा, असफल होगा। तो यहाँ पर लगा देते हैं असफल, असफल लगा देते हैं, तो असफल इसका 25%। तो 62.1/2 के 25% मतलब 25/100, 25/100 मतलब ये कितना 1/4 होगा। तो अगर 62 पूर्णांक को तोड़ते 2×4 कितना हो जाएगा, 2×4 और 12, तो 12×4 125, कितना हो जाएगा 125/2 गुने 1/4, यही आएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इतना छात्राएं असफल हुए, कितना, तो इतना छात्राएं असफल हुए, मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इतना छात्राएं जो है वो असफल हुए, छात्राएं ना कि छात्र। तो छात्राएं कौन है, ये है ना। इसका पहले हम लोग सफल वाले छात्र कितना है, इतना है, तो असफल वाले छात्र कितना बचेगा। अगर सफल इतना हो रहा है तो असफल कितना होगा, 100 में से बताते हैं तो असफल कितना होगा 37.1/2, मतलब इसी का कितना 37.1/2 क्या होगा, असफल होगा। 37.1/2 का मतलब क्या है, पहले 7×14 7×3=21, 7×14 के 4 हाथ में 1, 7×3=21 22, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये कितना आ जा रहा है, 62.1/2 का मान कितना आ रहा था, ये तो जाते हैं गलती कुछ ना कुछ कर, 7×14, 7×14 3×6 7, मतलब ये 75 है, 75/2 गुने 75/2, यही आएगा। 75 में 75 से गुना भी ना करके, अब देखो यही मान कितने के बराबर दिया हुआ, ये असफल छात्राओं की संख्या, ये क्या है असफल छात्राओं की संख्या, असफल हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, असफल छात्राओं की संख्या कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, इसको पूर्णांक से हटाए तो इतना आ रहा है, और यही दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 372, यही कितना दिया है 372। तो चूंकि इतना का मान 372 है तो एक का मान अगर निकालते हैं तो एक का मान किससे निकलता है, इसमें इससे भाग हो जाता है, तो 75 गुने 75 ऊपर में 2×4 आएगा, और एक के लिए इतना है, हम कितना के लिए निकालना है, इसी का निकालना है, ये बॉय वाला का संख्या है तो इतना का निकालना है, तो इतना है इसका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तब 125/2 × 1/4 हो जाएगा। अब ये जो कट रहा है उसको कैंसल आउट करेंगे, तो ये 4 से पहले 4 कट गया, ठीक है, 4 से 4 गया, फिर ये 3 बार में जाएगा, और ये 25 5 बार में जाएगा, ठीक। अगर और बात करते हैं कटने वाला, कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ये 5 से, तो 5 से ये कटेगा कितना मरतबे, 25 मरतबे, कुछ मिस हो रहा है, यहाँ पे कट जाना चाहिए पूरी तरह से, कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। 125/2 होना चाहिए, 125 इतना का 62%, इतना का 25%, 75% सफल होगा, 25% हो गया, ये 62.1/2 था, तो 62 अच्छा कुछ गलती हुआ है क्या, कुछ मिस्टेक लग रहा है, हो गया 25 चौका 100 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, नीचे में यहाँ पर 25 बच जा रहा है, और यहाँ पर 75 2 बार कैसे आ गया, तो अच्छा यहाँ पर 100 छूट रहा था, इसका प्रतिशत मतलब क्या है, इसका 100, तो 100 नीचे में यहाँ पर छूट रहा था, ये नीचे का 100 जो है ये इधर चूंकि इतना, तो यहाँ पर नीचे का एक 100 आ रहा था, वो छूट रहा था, तो भागे में एक 100 लगा देते हैं, तो जो 100 को यहाँ पर एक और गुना में आ जाएगा 100, तो यही छूट रहा था। अब ये 25 से ये यहाँ पे 3 मरतबे और ये 4 मरतबे कट जाएगा, तो ये जो 2 है ये 2 से यहाँ पे कट जाएगा, और ये जो 3 3 9 बच रहा है, तो ये 3 3 9 एक ही बार में काट दे रहे हैं, 9 कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, और बचेगा कितना 7,
9 8 72 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 72 बच गया तो ऊपर में क्या बचा है, तो ये 25 चौका 100 कटा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पर नीचे में 2 था। फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो रहा है, समय लग गया। लेकिन इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, मिटा के थोड़ा क्लियर ढंग से इसको हम समझाते हैं, तब कोई मिस्टेक होने का चांसेस ना रहे, एक ही बार में सही आंसर है। और लेंदी कर दी इसलिए यहाँ पर गलती हो रहा है। ध्यान से समझे थोड़ा क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अच्छा आसान बनाने के लिए हम लोग एक और चीज कर सकते हैं। जब ये पूर्णांक में नीचे में 2 दिख रहा है ना, इसके कारण थोड़ा सा कैंसल आउट होना, ये सब दिक्कतें आ रहा है। जरूरी नहीं है कि हम लोग अभ्यर्थी की संख्या हम 100 ही माने, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अभी हम 100 ही मान के चलते हैं। तो हम मान लिए कि 100 है, विद्यार्थियों की संख्या क्या है, टोटल 100 है। 100 का अगर बात करते हैं परीक्षा में अगर कितना प्रतिशत है लोग, तो अगर हम लोग बात करते हैं परीक्षा में छात्राएं मतलब होता है लड़की, तो लड़की कितना प्रतिशत है, तो 100 का 37.1/2। तो 100 का 37 पूर्णांक मतलब क्या है, 37 पूर्णांक का मतलब, पहले पूर्णांक को इसको चेंज करो, तो 37.1/2 का मतलब है कितना, 75/2%। कितना, 75/2%। जब भी 100 का 75/2% करेंगे, नीचे में प्रतिशत का मतलब होता है 100 से 100 कट जाएगा, 100 पर उतना ही मान रह जाएगा, तो 75/2 हो जाएगा गर्ल्स की संख्या। अगर बॉयज की संख्या बात करते हैं, तो अगर 75/2% इसका हुआ है, मतलब 37.1/2, तो ये बचेगा कितना, तो 37.1/2 में से अगर बात करते हैं तो ये कितना बच जाएगा, तो उसको हम लोग देखते हैं कि 40 40 2 42, तो मतलब ये वाला पार्ट बचेगा, मतलब 62.1/2 बचेगा। 62.1/2 का मतलब होता है, यहाँ पर जो बचेगा 62.1/2 बचेगा, इसका मतलब होता है 125/2 होता है। ठीक है, तो ये बॉयज की संख्या हो गया। अब देखो यहाँ असफल दिया हुआ है, क्वेश्चन में असफल दिया हुआ कितना, छात्राएं जो असफल हुआ है, मतलब जो लड़की असफल हुआ है, तो लड़कों के असफल की संख्या निकालना है। तो असफल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये लड़कियों का परीक्षाओं में बैठने मतलब जो भाग लिए उसकी संख्या है। अगर असफल का बात करते हैं, कौन, लड़की, तो असफल का अगर बात करते हैं, असफल का बात करते हैं, तो अगर लड़कियों का बात करते हैं, तो लड़कियों का पहले यहाँ पर देखते हैं असफल। तो पहले सफल का प्रतिशत दिया है, यहाँ पर दिया ना, छात्रों मतलब हो गया लड़की इतना प्रतिशत असफल हुई है। तो अगर इतना प्रतिशत असफल हुई है मतलब कितना, इसका इतना प्रतिशत, मतलब 75/2 का इतना प्रतिशत, 62.1/2 का मतलब ही बता दिए कितना होता है, 125/2, मतलब प्रतिशत है तो 100। तो ये असफल की संख्या है। अगर वही हम लोग बात करते हैं असफल किसका, लड़का का, असफल किसका, लड़का का, तो लड़का का 125/2 का कितना प्रतिशत असफल, तो यहाँ पर देखो सफल कितना हुआ है 75%, मतलब असफल कितना होगा लड़का, ये छात्रों मतलब लड़का का दिया हुआ है, तो असफल कितना होगा 25%, मतलब 25 कितना हो जाएगा 100। बस इतना पर इसको रखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में इसका मान दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसका मान दिया है, तो चूंकि इसलिए हम लोग जानते हैं 75/2 गुने 125 बटे यहाँ पर कितना होगा 200 का कितना मान दिया हुआ है 342 दिया हुआ है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग एक पर निकालते हैं, तो एक पर निकालने के लिए इधर आता है तो पलट जाता है, मतलब 75 गुने 125 और नीचे में कितना है 2 गुने 200। हमको निकालना कितना पर है असफल, ये हम लड़कों का चाहिए ना, लड़कों की संख्या चाहिए, कि लड़कियों का दिया हुआ तो लड़कों को चाहिए, तो एक का मान इतना है तो इतना का मान बताना है। तो इसमें क्या होता है, जब एक का मान इतना होता है किसी का मान बताना, तो उसमें क्या होता है गुना हो जाता है, तो गुना होकर यहाँ पे यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 से 2 जीरो यहाँ पर हट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक 125 से एक 125 कट जाएगा, अब 25 से ये 3 मरतबे कट जाएगा, 25 से ये 3 मरतबे कट जाएगा, और 3 से ये कटेगा कितना, 3 एकम 1 को 3 एकम 1 को 3 चौका 12, 114 आया। और ये जो यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 114 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 8, 288 आ जाएगा। और 288 ऑप्शन में है नहीं, 288 कहीं पर ऑप्शन में कि 380, यहाँ पर 288 आ रहा है,
200 कितना बच रहा है, यहाँ पे 125, यहाँ पे 125 कहाँ से आया, अच्छा यहाँ पे हम फिर गलती कर दी। इतना का, अब देखो इतना का क्या है, ये सफल हुआ है, हमको असफल का निकालना है, तो असफल का जो निकालना है वो कितना होगा, फिर यहाँ पर गलती कर दी, असफल का कितना होगा, तो ये 75/2, मतलब असफल का कितना होगा, इसका उल्टा होगा, इसको 100 में से घटाना होगा, 37.1/2 का मतलब है 75/2 गुने 100 होगा। यहाँ पर फिर से हम गलती कर दिए, यहाँ पे क्या होगा, 75 होगा। अब जो यहाँ पे अब जो यहाँ पे 75 हुआ, अब जो यहाँ पे 75 हुआ, तो ये 75, ये 25 से 3 मरतबे कटेगा, ये 25 से 5 मरतबे कटेगा। अब सही है। अब ये 114 पर 3 से काट दो, 14 को 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 2 बचेगा, तो 8 3 24, 38 हो गया। और ये 5 में ये 2 से गुना होगा तो 5 गुना का 10, इतना में 10 से गुना होगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 380 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा ध्यान देकर बनाना है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि दो परिमेय संख्या दिया हुआ है और इनके बीच की संख्या पूछ रहा है। अब देखो, जब भी बात की जाती है दो परिमेय संख्या, तो इसके बीच की संख्या बहुत सारा हो सकता है, इसके बीच की संख्या बहुत सारा हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या किया गया है कि सबके नीचे में ज़्यादातर दिख रहा है 6, एक ही के नीचे में यहाँ पर 5 दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं ना कि ये दोनों का नीचे पर 6 बना लेते हैं, दोनों के नीचे क्या करते हैं, 6 बना लेते हैं। 6 बनाएंगे तो इसको 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से 2 से, तो 2 दुना के क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 दुना के 6 हो जाएगा। इसमें 6 बनाने के लिए 3 से 3 बटे कितना 6 हो जाएगा। -4 और 3 के बीच में जितना भी ऊपर में दिया रहेगा इसके बीच में होगा। तो आप देख सकते हैं -4 और 3 के बीच में, तो ये -2 इसके बीच में ही आएगा, 2 भी इसके बीच में आएगा। तो ये ऑप्शन तक करेक्ट हो जा रहा है। जब हर सेम हो जाता है तो सिर्फ अंश को देखा जाता है, न्यूमरेटर को देखा जाता है कौन आता है, -2 और 2 इसके बीच में आ जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ -1 और 4 दे दिया, लेकिन यहाँ पर 3 ही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3/5 दिया हुआ है, तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर 3/5 आएगा कि नहीं, इसे हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। अगर 3/5 का हम लोग चेंज करते हैं तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 5 6 30, 0.6 आएगा, जो कि इससे अधिक होता है, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। कौन सा सिर्फ आएगा, ऑप्शन बी है। तो इसका लॉजिक क्या होना चाहिए कि हमेशा जब ऐसा देखा जाए कि हर सब जगह सामान दिख रहा है, तो उतना ही हर दोनों का बना लेंगे, जितना दोनों परिमेय संख्या दिया जाएगा, और उसके बाद अंश को तुलना कर लेना, अंश इसके बीच में जो भी संख्या आएगा ये इसके बीच में ही होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि पिता का उम्र का बात किया जा रहा है, ठीक। तो अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बात किया जा रहा है पिता का उम्र उसके पुत्र की उम्र के 5 गुनी है। ये वर्तमान का दे रहा है, लेकिन 15 वर्ष बाद का बात करेंगे तो जो उसके उम्र का पुत्र की उम्र के क्या हो जाए, दुगनी रह जाती है, मतलब दुगनी हो जाती है बाद में। पहले कितना, तो 5 गुनी थी, बाद में कितना हो जाए, दुगनी हो जा रही है। तो पिता का उम्र बता। अब देखो, पिता का जो भी उम्र होगा, तो अभी का हम लोग बात करेंगे तो पिता का उम्र का, यहाँ पर पिता अगर दुगना है पुत्र से, तो पिता का जो भी उम्र होगा पुत्र की उम्र उसका आधा होगा। तो एक तरफ अगर पिता लिखते हैं और दूसरी तरफ अगर पुत्र लिखते हैं, तो अगर वर्तमान का बात करेंगे, कहाँ पे, वर्तमान का मतलब अभी का, तो वर्तमान का अगर बात करेंगे तो ये वर्तमान का ही दिया हुआ है। पिता का अगर 20 मानते हैं तो पुत्र कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन लेकर सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग बात करें कितना साल, 15 साल बाद, तो 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, तो आफ्टर 15 ईयर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 25। क्या ये दुगना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन को हम लेते हैं, तो बी ऑप्शन में क्या दिया है, 25 दिया हुआ है, और इधर क्या हो जाएगा, तो 25 का आधा। ये पिता का उम्र दिया, तो पिता 25 का आधा हम लोग तो कर नहीं सकते हैं, यही होगा ना, पिता की उम्र क्या है, तो ये पिता का ही उम्र है, तो 25 का आधा हम लोग 12.5 होगा, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं। तो बी ऑप्शन छोड़ ही देते हैं, सी चेक करते हैं। 30 लेते हैं तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
अब क्या करना है 15 साल बाद, तो 15 साल बाद ही कितना हो जाएगा, 30 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, पिता का उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। शुरुआत में 5 गुनी करना था ना, बाद में दूसरा, हाँ ठीक 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 एकदम गलती कर दी, 5 गुनी का यहाँ पर गलती हो गया, सॉरी। 5 गुनी का मतलब क्या है, ये 5 गुना कब होगा, अगर यहाँ पर 4 वर्ष लेंगे तो 4 वर्ष का 5 गुना तब ना 25 होगा, तो पुत्र का कितना होगा 4 वर्ष होगा, और दोनों में जोड़ना है कितना, तो 20 का 35 हो जाएगा, 4 में 10 15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, दुगुना नहीं होता, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन अगर देखते हैं तो पिता का कितना 25, 5 गुना कब होगा, जब पुत्र 5 वर्ष करेगा तब ना 5 गुना करेंगे तो पिता के 5 गुना के बराबर हो जाएगा। तो अब ये सही है। अब इसमें 15 जोड़ना, तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो देख रहे हैं 15 साल बाद क्या हो रहा है, ये दुगुना हो जा रहा है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन देना हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात किया जा रहा है कि नींबू के 1 रुपए में 2 नींबू की दर से खरीदी जाती है, इन्हें 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो लाभ बताना है। अब देखो बेचने और खरीदने का जो मूल्य है, यहाँ पर 2 नींबू का बात हो रहा है, यहाँ पर 5 नींबू का बात हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि दोनों को क्या कर लेना है, बराबर नींबू बना लेना है। तो दोनों को बराबर बनाने के लिए दोनों को एलसीएम के बराबर करना है। 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10 होगा। टोटल 10 नींबू का हम लोग सीपी भी निकालेंगे। सीपी का अगर बात करते हैं, अगर 2 नींबू का मूल्य 1 रुपये है, 2 नींबू का मूल्य कितना 1 रुपये है, तो अगर 10 नींबू लेते हैं तो कितना रुपये देना पड़ेगा, अभी से 5 रुपये देना पड़ेगा। तो 10 नींबू का अगर सीपी निकाल लेते हैं, कितने का 10 नींबू का, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, तो 5 रुपये हो जाएगा। 10 नींबू का कितना रुपये लगेगा, 2 नींबू का, अगर 2 नींबू का हम 10 नींबू का क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए दोनों को बराबर करना है, सीपी का और एसपी का। तो समान ही नींबू खरीदना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। तो 2 नींबू का मूल्य अगर 1 रुपये था, उसका 1 रुपये क्रय मूल्य था, तो यहाँ पर क्रय मूल्य तो उसको हम सीपी बोलते हैं, तो 5 रुपये हो गया 10 का। अगर एसपी बात करते हैं तो हम यहाँ 5 नींबू का 3 रुपये में, तो 10 नींबू का 3 गुना के 6 रुपये में बेचेंगे, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। अगर हम लोग लाभ का बात करते हैं या लाभ प्रतिशत का बात करते हैं, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, क्या करते हैं, एसपी में से सीपी घटाते हैं, लाभ कैसे निकलता है, एसपी में से सीपी घटाते हैं, तो कितना बचेगा 1 सीपी लिखते हैं, सीपी कितना है 5, उन्हें क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। 5 से ये 5 गुना का 10, ये कितना प्रतिशत आ जाएगा 20% आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आज हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए। ऐसे ही हम लोग हर एक क्लास में 10-10 क्वेश्चन मैथ का डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप लोग वीडियो में किसी प्रकार का चेंजिंग चाहते हैं या किसी प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके पास है, तो मेरे पास क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें, और लोगों के पास भी जो लोग जो भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सके, मैथ का रिवीजन अच्छे तरीक़ा से कर पाए। इसलिए कि ये मिक्स क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन डिटेल में किया जा रहा है। ठीक, आज क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।